So in this lecture we have to learn derivation of Planck's radiation law. So Planck radiation law derivation are divided into 6 parts. You also study in a 6 part, so it will become very easy for you. So first part is what is the Planck's law, second is what is meant by the oscillator, third is total number of oscillator present in a body, then total number of energy, equation for total energy, total number of energy, then energy per unit oscillator, and then energy per unit volume. So myself, Assistant Professor Nilesh Gode, let us start derivation. So Planck's law. So earlier it was assumed that energy is emitted in a continuous manner with all possible type of energy. Means classical theory says that it is in a continuous manner, but Planck says that the energy emit in a discrete, or it may called as a quanta, or it may called as a bundle. So Planck gives this statement that energy is not in a continuous manner, it is in a discrete, quantize or bundle, and gives a equation E is equal to NH nu. Very famous equation. E means the energy and N is the integer, and H Planck's constant, and nu is the frequency. So Planck says that it is in a discrete, quantize or bundle. So let us try to understand what Planck says. Suppose consider this man is a classical, और इसको अगर एनर्जी फ्लो करना है कंटिन्यूअस मैनर में, तो वो अपनी एनर्जी सपोज एक पाइप लेगा और उसमें से पानी अगर फ्लो हो रहा है तो पानी के जैसा कंटिन्यू उसका एनर्जी का फ्लो रहेगा, पानी के जैसा, ठीक है। अगर हम क्वांटा लेते हैं, उसके बाद जब क्वांटा आया तो इन्होंने क्या किया कि वो जो एनर्जी कंटिन्यूअस में थी उसको उन्होंने गन जैसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कि इसमें से निकलेगी अब बुलेट, कंटिन्यूअस नहीं होगा, बुलेट होगी। अब इसमें एक बात और समझ लो कि बुलेट का साइज हमेशा सेम होता है, लेकिन ये जो क्वांटाइज में जो बंडल कहा गया है, ये जो क्वांटाइज मैनर जो कहा गया है, इसमें ये जो क्वांटा है उसका साइज कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो NH nu, ये N जो लगाया है इसको हमें अच्छे से समझना है क्योंकि आगे डेरिवेशन में इसका काम आने वाला है। तो ये जो निकल रहा है वो सबसे छोटा पार्ट H nu होगा, उसके बाद वाला पार्ट सपोज ये इससे बड़ा है तो ये 2H nu हो सकता है, 3H nu हो सकता है, लेकिन इसके इंटीग्रल मल्टीपल ही रहेगा। अब ये बहुत बड़ा पार्ट है तो ये हो सकता है कि 8H nu होगा, लेकिन इसके इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा, 1.2 ऐसा नहीं होगा, 1 2 3। ये वाला पार्ट हो सकता है 2H nu होगा, ये वाला बंडल, ये वाला क्वांटा। तो प्लैंक्स का कहना था कि एनर्जी ये क्वांटाइज फॉर्म में निकलती है, और वो क्वांटा में भी कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H nu ही रहेगा, ठीक है। एक दूसरे के ये इंटीग्रल मल्टीपल ही रहेंगे। तो इस तरह से क्वांटा या प्लैंक्स ने स्टेटमेंट दिया कि एनर्जी इज इमिट इन अ डिक्रीट और क्वांटाइज मैनर, और इस स्टेटमेंट को यूज करके, इस इक्वेशन को यूज करके सर आइंस्टाइन ने प्लैंक्स रेडिएशन लॉ निकाला, और उस प्लैंक्स रेडिएशन लॉ ने फिर जो एक्सपेरिमेंट क्लासिकल मैकेनिक्स प्रूव नहीं कर पा रहा था, जो हमने 4 एक्सपेरिमेंट देखे थे, वो एक्सपेरिमेंट फिर प्लैंक्स रेडिएशन लॉ से प्रूव हुए। तो वो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ क्या है उसका डेरिवेशन हम देखते हैं, लेकिन उसके डेरिवेशन की तरफ जाने से पहले उसमें ऑस्किलेटर नाम की एक चीज आती है, तो वो ऑस्किलेटर पहले देख लेते हैं। तो ऑस्किलेटर क्या है कि ऑस्किलेटर ये सपोज एक बॉडी से रेडिएशन निकल रही है, ये बॉडी मैंने कंसीडर की और इसमें से हीट फ्लो हो रही है। अब हीट फ्लो हो रही है तो इस फ्लोइंग में अलग अलग प्रकार के वेव्स हैं, या अगर हम प्लैंक्स के हिसाब से अगर कहें कि उसमें अलग अलग प्रकार के क्वांटाज है, ठीक है, H nu है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कंसीडर किया कि मॉलिक्यूलर डायमेंशन में उस बॉडी को डिवाइड किया, यानी एक तरह का क्वांटा निकालने वाली एक बॉडी, कुछ तो भी एक मशीन होगी, कुछ तो भी एक वाइब्रेशन होगा। सपोज एक मॉलिक्यूल अगर एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है, फिर एक्साइटेड स्टेट से फिर ग्राउंड स्टेट में आता है,
तो ये इसका जो मोमेंट होता है उसे भी ऑस्किलेटर कह सकते हैं, या हम एक कहेंगे कि एक बॉडी को मैं और छोटे सब पार्ट में डिवाइड करता हूँ और फिर उसका एक जो छोटा पार्ट है जिसमें से एक प्रकार की एनर्जी निकल रही है उसे मैं कहता हूँ ऑस्किलेटर। अब ये हो गया ऑस्किलेटर, ठीक है। इस ऑस्किलेटर को समझ लेना कि वो बॉडी को छोटे छोटे मॉलिक्यूलर डायमेंशन लेवल पे हमने उस बॉडी को फिर सब डिवाइड किया और बताया कि सपोज एच न्यू निकल रहा है तो ये एच न्यू एक कहीं से तो भी एक पार्ट से एक ऑस्किलेटर से निकल रहा है। फिर 2h न्यू निकल रहा है तो ये दूसरे कोई तो भी पार्ट से निकल रहा है। अब एच न्यू निकालने वाले भी 2-3 हो सकते हैं। सपोज ये N1 ऑस्किलेटर है जिसमें से E1 एनर्जी निकल रही है, ये N2 ऑस्किलेटर है जिसमें से E2 एनर्जी निकल रही है, ये N3 ऑस्किलेटर है जिसमें से E3 एनर्जी निकल रही है। ऐसे N टाइप ऑफ ऑस्किलेटर होंगे और ये N टाइप यानी N1 टाइप के 2-4 होंगे, इधर N1 होगा, इधर एक N1 होगा, इधर एक N1 होगा। N2 के 4-5 हो गए, इधर एक N2 होगा, इधर एक N2 होगा। N3 के भी होंगे। एक तो सेम एनर्जी निकालने वाले ऑस्किलेटर, उसको मैंने एक ग्रुप में कन्वर्ट किया कि 1h न्यू निकालने वाले ऑस्किलेटर, उसके लिए मैंने N1 नोटेशन दिया। ये N1 और नंबर में हो सकते हैं। 2h न्यू निकालने वाले ऑस्किलेटर मैंने उसको 2N2 नोटेशन किया। 3h न्यू निकालने वाले ऑस्किलेटर होंगे उसके लिए मैंने N3 नोटेशन किया। तो N1 टाइप ऑफ ऑस्किलेटर E1 टाइप ऑफ एनर्जी देते हैं, N2 टाइप ऑफ ऑस्किलेटर E2 टाइप ऑफ एनर्जी देते हैं, N3 टाइप ऑफ ऑस्किलेटर E3 टाइप ऑफ एनर्जी देंगे। तो इस तरह से ऑस्किलेटर की कॉन्सेप्ट है। ऑस्किलेटर के कॉन्सेप्ट से भी थोड़ा सा फोकस करना, एक बार रिपीट देख लेना अगर ऑस्किलेटर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए। छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया कि एक साथ बहुत सारी एनर्जी निकलती है, बहुत सारे क्वांटा इसमें से निकल रहे हैं, तो उस क्वांटा को थोड़ा सा और मिनिमाइज किया कि एक पार्ट से यानी एक पार्ट से जो एक क्वांटा निकल रहा है उस पार्ट को हम कहते हैं कि ऑस्किलेटर, और उस ऑस्किलेटर को लेके फिर डेरिवेशन स्टार्ट हुआ। तो ये है ऑस्किलेटर कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर को कैसे कैलकुलेट किया। कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर। अभी जो हमने ऑस्किलेटर की कॉन्सेप्ट देखी, अब उस कॉन्सेप्ट को उन्होंने इक्वेशन में मैथमेटिकल पार्ट में लिया कि सपोज उसमें N1, N2, N3 टाइप ऑफ ऑस्किलेटर होंगे। सपोज N0 टाइप ऑफ ऑस्किलेटर जीरो एनर्जी रिलीज करता होगा। कुछ ऑस्किलेटर होंगे जो ऑस्किलेटर है लेकिन एनर्जी कुछ भी रिलीज नहीं करते। कुछ ऑस्किलेटर होंगे जिनकी एनर्जी h-1 होगी या h होगी, तो उस ऑस्किलेटर को हम कहते हैं कि N1। कुछ ऑस्किलेटर होंगे जिनकी एनर्जी 2h होगी, तो फिर उनको कहते हैं हम N2। कुछ ऑस्किलेटर ऐसे करते करते कुछ ऑस्किलेटर होंगे जिनकी एनर्जी n, जनरल टर्म में अगर हम कहें कि उस ऑस्किलेटर को हम Nn कहेंगे और उनकी एनर्जी NH होगी। तो इस तरह से ये ऑस्किलेटर, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑस्किलेटर उसमें है। अब टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर कैसे होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर जब हम देखेंगे तो सबकी एडिशन करना पड़ेगा। N0 टाइप ऑफ ऑस्किलेटर कितने होंगे, N1 टाइप ऑफ ऑस्किलेटर, N2 टाइप ऑफ ऑस्किलेटर, ऐसे N टाइप ऑफ ऑस्किलेटर, सबकी जब मैं एडिशन करूंगा तो मुझे मिलेगी कि टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर कितने हैं। तो अब टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर निकालते समय बोल्ट्जमैन ने एक फॉर्मूला दिया था कि उन्होंने प्रोबेबिलिटीज निकाली, जो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स उन्होंने लगाए होंगे। अब उन्होंने इतना दिमाग लगा के फार्मूला दिया, तो हम फार्मूला कैसे आया इस पे अभी दिमाग नहीं लगाते, ठीक है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी दी उन्होंने, ये जो फार्मूला दिया कि N1 कितने होंगे, N2 कितने होंगे, N3 कितने होंगे, उसका नंबर कैसे निकाला जाए। तो उन्होंने ये प्रोबेबिलिटी दी कि R में भी 1, 2, 3, 4 अप टू N कितने होंगे, तो N0 जितने ऑस्किलेटर जीरो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं उसका मल्टीपल ऑफ e⁻⁻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 ⁻
वो एन आर कितने होंगे,
N1 ऑस्किलेटर E1 टाइप ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, N2 ऑस्किलेटर E2 टाइप ऑफ एनर्जी रिलीज करता है और N3 ऑस्किलेटर E3 टाइप ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। तो फॉर एग्जांपल सिमिलरली NR टाइप ऑफ ऑस्किलेटर ER टाइप ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। तो फिर वो उसका नंबर कितना होगा, वो उसका प्रोबेबिलिटी बोल्ट्जमैन के फार्मूले से निकाला जा सकता है कि NR कितने होंगे, N0 इंटू e⁻⁻ER/kT। तो इस बोल्ट्जमैन को हमें इस इक्वेशन में रखना है और फिर हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर आ जाएंगे। तो ये जो बोल्ट्जमैन फार्मूला जो हमें मिला, उस बोल्ट्जमैन फार्मूले को अब हम ये टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर निकालने के लिए रखेंगे। तो N0 की कुछ N0 रहते हैं, ठीक है, उसे हम कांस्टेंट पकड़े। अब N1 कितने होंगे, तो N0 इंटू e⁻N1 की एनर्जी कितनी रहती, E1 रहती डिवाइडेड बाय kT। उसके बाद N2 कितने होंगे, तो N0 इंटू उसकी एनर्जी E2 होती है e⁻kT। ऐसे करके N कितने होंगे, तो N0 इंटू e⁻⁻EN/kT। तो इस तरह से नंबर ऑफ ऑस्किलेटर हम निकाल सकते हैं। ये हो गया N1 टाइप ऑफ ऑस्किलेटर कितने हैं, ये N2 टाइप ऑफ ऑस्किलेटर कितने हैं, इस तरह से ये NN टाइप ऑफ ऑस्किलेटर कितने हैं। तो इस स्टेप को समझ लेना कैसे लिखिए, ये बोल्ट्जमैन फार्मूला यूज करके यहाँ पे पुट किया है, सिंपल स्टेप। अब हम क्या करते हैं कि इसको N0 को कॉमन निकाल लेते हैं, सॉरी एक फिर यहाँ पे हम E का फार्मूला लगाते हैं, EHν। तो E0 एनर्जी यानी उसका Hν 0 होता है, E1 एनर्जी यानी उसका Hν 1Hν होता है, E2 एनर्जी यानी उसका 2Hν होता है, E3 एनर्जी यानी उसका 3Hν होता है। तो इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक है। तो ये जो E1 E2 E3 ये जो है उसमें हम Hν अब पुट करते हैं, तो ये इक्वेशन बनेगा टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर N0 प्लस N0 इंटू e⁻1Hν/kT, ठीक है, माइनस उसके बाद N2 के लिए N0 इंटू e⁻2Hν/kT। उसके बाद N3 के लिए N0 इंटू e⁻−3Hν/kT। इस तरह से N के लिए कॉमन e⁻−nHν/kT। सिंपल है, एकदम सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ भी उसमें डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो उसके बाद इसमें से मैं सिंपली N0 कॉमन निकाल लेता हूँ। मुझे सब में N0 कॉमन दिख रहा है, तो मैं इसमें से N0 कॉमन निकाल लेता हूँ। N0 कॉमन निकालने के बाद ये जो होगा 1 प्लस e⁻−Hν/kT प्लस e⁻−2Hν/kT प्लस e⁻−3Hν/kT लाइकवाइज प्लस e⁻−nHν/kT। तो ये इक्वेशन ने ये टर्म ले लिया कि इस तरह से इक्वेशन आया। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि ये जो Hν/kT है उसको मैं x कंसीडर करता हूँ। सपोज x इज इक्वल टू Hν/kT, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन कैसे बनेगा, अब ये इक्वेशन कैसे दिखेगा कि n इज इक्वल टू N0 इंटू 1 प्लस e⁻−x प्लस e⁻−2x प्लस e⁻−3x प्लस e⁻−nx। इस तरह से ये इक्वेशन दिखेगा, n इज इक्वल टू N0 इंटू वाला। अब ये इक्वेशन को N0 वाला जो इक्वेशन है, अब ये एक फॉर्म का इक्वेशन, यानी ये सिंपल सा एक मैथमेटिक्स टर्म इसको लगाया है। ये देख लो, अब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उस तरह से ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म इस फॉर्म का है कि 1 माइनस e⁻−x⁻−1। ये जो फॉर्म है ये इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इस फॉर्म में उसको लाता हूँ, यानी मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 1 माइनस e⁻−x⁻−1 इसका सॉल्यूशन 1 प्लस e⁻−x प्लस e⁻−2x प्लस e⁻−nx। तो मैं इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखता हूँ। यानी मेरा नया इक्वेशन क्या बनेगा, n इज इक्वल टू N0 इंटू, अब ये लिखने के जगह मैं ये लिखता हूँ 1 माइनस e⁻−x⁻−1, ठीक है। इस फॉर्म में लाया, सिंपल मैथमेटिक्स है। अब इसको, इस इक्वेशन को x की वैल्यू में पुट कर लेता हूँ,
x की वैल्यू पुट करने के बाद n इज इक्वल टू n0 इंटू ये टू द पावर -1 है तो मैं उसको डिनोमिनेटर में ले लेता हूँ, यानी वो -1 चला जाएगा। 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एच न्यू बाय के टी, एक्स की वैल्यू है एच न्यू बाय के टी। तो इस तरह से हमें टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर का इक्वेशन मिलता है। हमारी कितनी कौन सी स्टेप है, ये थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप की प्रैक्टिस करने लगे, एकदम सिंपल मैथमेटिक्स है, सिर्फ बोल्ट्जमैन लॉ फार्मूला बीच में आ जाता है, उसको थोड़ा सा याद करना है, और ये फार्मूला बहुत जगह यूज़ किया हुआ है इसलिए वो भी याद हो जाता है, ई टू द पावर माइनस एच न्यू बाय के टी वाला। तो इस तरह से सिंपल से हम टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर हमने निकाले n। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एनर्जी। सो टोटल नंबर ऑफ एनर्जी निकालते समय सपोज ई टोटल नंबर ऑफ एनर्जी हमें है उस बॉडी की, तो उसमें E0 की कुछ एनर्जी होगी, E1 टाइप ऑफ कुछ एनर्जी होगी, E2 टाइप ऑफ कुछ एनर्जी होगी, E3 टाइप ऑफ कुछ एनर्जी होगी, और सबका जब कॉम्बिनेशन करेंगे तब En टाइप ऑफ एनर्जी होगी। लेकिन E1 टाइप ऑफ एनर्जी निकालने वाले N1 ऑस्किलेटर होंगे, E0 टाइप ऑफ एनर्जी निकालने वाले N0 ऑस्किलेटर होंगे, E2 टाइप ऑफ एनर्जी देने वाले N2 ऑस्किलेटर होंगे। तो उसको बात को समझ लेना कि N0 इंटू E0 टाइप ऑफ एनर्जी कितने ऑस्किलेटर दे रहे हैं, N0 टाइप। N1 इंटू E1, अब E1 टाइप ऑफ एनर्जी कितने ऑस्किलेटर दे रहे हैं, N1 टाइप ऑफ। तो इस तरह से NN इंटू En, तो En टाइप ऑफ एनर्जी n टाइप ऑफ, यानी n नंबर ऑफ ऑस्किलेटर En टाइप ऑफ एनर्जी ले लें, तो फिर ही सबकी टोटल हो जाएंगी, तब हमें टोटल एनर्जी मिलेगी। ये तो टाइप ऑफ एनर्जी हो गई, वहाँ से निकलने वाले क्वांटा की एनर्जी, कुछ क्वांटा E0 में होगी, कुछ क्वांटा की एनर्जी E1 होगी, कुछ क्वांटा की एनर्जी E2 होगी। लेकिन वो क्वांटा कितने नंबर में है ये नंबर इंडिकेट करता है। E1 एनर्जी वाले क्वांटा कितने हैं, N1। En एनर्जी वाले क्वांटा कितने हैं, Nn। तो ये हो गई एनर्जी। अब हमें ये भी पता है कि उसको एच न्यू फॉर्म में लिख देते हैं कि इसका जो है एनर्जी E0 का 0 ही रहता है, प्लस इसका एनर्जी 0 रहता है, तो ये हो गया टोटल 0, प्लस N1 इसका एनर्जी हो जाएगा एच न्यू, प्लस N2 अगर रहेगा तो उसका एनर्जी N2 इंटू 2H न्यू, और ये जो Nn है इसका एनर्जी Nn इंटू NH न्यू। तो इस तरह से हमने उसकी एनर्जी लिख ली एच न्यू के फॉर्म में। अब पहले एच न्यू को निकाल लेते बाहर, है ना, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को मैं एच न्यू बाहर निकाल लेता हूँ कॉमन। तो हमारा क्या बचता है, N1 प्लस 2N2 प्लस 3N3 प्लस जो भी है Nn। एच न्यू को मैंने बाहर निकाल लिया, अब सिंपल हो जाएगा। तो अब एच न्यू कॉमन निकाला, अब इसमें हम N1 की वैल्यू पुट करते हैं जो बोल्ट्जमैन के हिसाब से आती है, E0 इंटू ई टू द पावर माइनस एच न्यू बाय के टी, प्लस N2 के लिए 2 इंटू ई टू द पावर माइनस 2H न्यू बाय के टी, प्लस N3 के लिए 3 इंटू ई टू द पावर माइनस 3H न्यू बाय के टी, और इस तरह से n के लिए n इंटू ई टू द पावर माइनस NH न्यू बाय के टी। ठीक है, बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है। थोड़ा सा एक बार पेन और पेज लेके लिख के दिखना। मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका PDF भी भेजने वाला हूँ, तो उसे भी पढ़ना। अब यहाँ तक की स्टेप समझ में आ गई कि ये यहाँ तक के डिराइव किया। अब इसको फिर सिंपल सा मैथमेटिक्स लगाते हैं कि ये जो स्टेप है, अब इसमें से मैं कौन सी कॉमन चीज़ है वो फिर से निकाल लेता हूँ। ये N0 पहले ही बाहर निकाली थी, तो इसमें से कॉमन क्या है कि मुझे एच न्यू ई टू द पावर एच न्यू बाय के टी मुझे कॉमन दिख रहा है। इसमें भी है ई टू द पावर एच न्यू बाय के टी, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो मैं ई टू द पावर एच न्यू बाय के टी को निकाल लेता हूँ, तब मेरा इक्वेशन हो जाता है एच न्यू इंटू N0 इंटू ई टू द पावर माइनस एच न्यू बाय के टी। अब इसको मैंने कॉमन बाहर निकाल लिया, तो ये इक्वेशन बनेगा 1 प्लस 2 इंटू ई टू द पावर, अब इसमें से एक एच न्यू गया तो ये 2H न्यू में से एक ही एच न्यू बचेगा, माइनस एच न्यू बाय के टी, प्लस 3 इंटू ई टू द पावर माइनस 2H न्यू बाय के टी। यानी ये जो है इससे इसमें एक कम हो रहा है, तो इस तरह से n इंटू ई टू द पावर माइनस n माइनस 1H न्यू बाय के टी। बिल्कुल सिंपल सा मैथमेटिक्स है, डरने की कोई बात नहीं। एक बार सॉल्व करके देखा तो पूरा सिंपल हो जाएगा। तो इस तरह से ये इक्वेशन का नया फॉर्म मिला। अब इस फॉर्म में मैं क्या करता हूँ कि इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा x का
सपोर्ट लेता हूँ कि सपोज x इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के टी मैं पुट करता हूँ। देखिए लास्ट इक्वेशन में भी मैंने x का सपोर्ट लिया था, तब x की वैल्यू क्या ली थी और इसमें x की वैल्यू क्या ली है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो देख लेना बराबर। तो अब ये जब मैं x पुट करता हूँ तो मेरा इक्वेशन जो है ये वाला, ये बन जाता है, सिर्फ ये ब्रैकेट वाला ले रहा हूँ मैं, 1 प्लस 2x टू द पावर, ये मैं प्लस ले लेता हूँ। तो ये जो x की वैल्यू जब मैं पुट करता हूँ तो ये जो इक्वेशन बनता है तो x ही आएगा। फिर उसके बाद 3 इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, फिर 4 इंटू एक्स 3 आएगा। इस तरह से n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 आएगा। अब ये जो है इक्वेशन, ये 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 2 का सॉल्यूशन है। तो इस बात को समझ लेना, इसको थोड़ा सा याद रखना है। तो 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 2 और x की वैल्यू ली है मैंने माइनस एच न्यू बाई के टी। अब मैं इस इक्वेशन को पुट करता हूँ और मुझे पूरे e की वैल्यू मिल जाती है। अब देखो इसको कैसे पुट करता हूँ, एच न्यू इंटू n0 और ये e टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के टी, ये तो कॉमन था। अब ये जो इक्वेशन, अब ये जो टर्म है, इस टर्म को मैं लिखते समय 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 2 मुझे लिखना है। तो 1 माइनस या x टू द पावर माइनस 2 है तो मैं इसको नीचे लेके आता हूँ, इसके नीचे रखता हूँ, तो इससे ये हो जाएगा 1 माइनस, अब x की वैल्यू पुट कर लेता हूँ। x की वैल्यू है e टू द पावर माइनस एच न्यू बाय के टी और उसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब e टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के टी और यहाँ पे भी e टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के टी है, तो इसमें एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ तक के समझ में आ गया, मैंने सिंपली ये फॉर्म में इसको रखा। अब इसका आगे का एडजस्टमेंट देखते हैं। टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू इंटू n0 ई टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के टी और डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एच न्यू बाय के टी का स्क्वायर। सिंपल है एकदम, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आराम से निकाल पाओगे। कुछ भी बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है, डरना नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और इसके बाद हमें निकालना है कि एवरेज एनर्जी पर यूनिट ऑस्किलेटर। तो अब एवरेज एनर्जी पर यूनिट ऑस्किलेटर, हमने निकाला टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर, हमने निकाला टोटल नंबर ऑफ एनर्जी। अब एक ऑस्किलेटर की एनर्जी कितनी होगी एवरेजली, तो टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑस्किलेटर। तो हम टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑस्किलेटर अगर हम रखते हैं तो हमें ये दिख रहा है कि ई बाय एन अगर हम रखते हैं तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ये इसमें से n0 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा एच न्यू अपॉन, तो पहले e की टर्म ऊपर रहेगी, एच न्यू इंटू n0 कैंसिल हो गया, e टू द पावर माइनस एच न्यू बाय के टी और अपॉन में एच न्यू बाय के टी और ये टर्म आ जाएगी नीचे 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एच न्यू बाय के टी का स्क्वायर और ये टर्म चली जाएगी ऊपर, तो फिर से 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एच न्यू बाय के टी। तो इस तरह से ये डिवाइडेशन में आएगा। अब डिवाइडेशन में आने के बाद हमें ये दिख रहा है कि ये टर्म ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ऊपर बचेगा एच न्यू इंटू ई टू द पावर माइनस एच न्यू बाय के टी और ये ई टू द पावर। तो इस टर्म में अभी हम क्या करने वाले हैं कि ई टू द पावर, पहले इसको, अब क्या बचा इसमें से जो बचा एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू इंटू ई टू द पावर माइनस एच न्यू बाय के टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एच न्यू बाय के टी। अब ये टर्म बची, मैं ई टू द पावर माइनस एच न्यू बाय के टी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भी डिवाइड करता हूँ। तो ये जो नई टर्म बनेगी एच न्यू, अब इसमें से ई टू द पावर माइनस एच न्यू बाय के टी से यहाँ पे डिवाइड किया तो यहाँ 1 ही आ जाएगा। फिर अगर ये 1 के नीचे ये आ जाएगा टर्म तो मैं ऊपर करूँगा तो ये जो माइनस है वो हट के एच न्यू बाय के टी आ जाएगा और इसके नीचे भी ई टू द पावर माइनस एच न्यू बाय के टी आ जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। तो इस टर्म में मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भी ई टू द पावर माइनस एच न्यू बाय के टी से डिवाइड किया तो मुझे ये एवरेज एनर्जी पर यूनिट ऑस्किलेटर मिली। अब इस एवरेज एनर्जी पर यूनिट ऑस्किलेटर ये हमारी होगी 5th स्टेप। अब बची है लास्ट स्टेप, तो एवरेज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ ऑस्किलेटर पर यूनिट वॉल्यूम हैविंग फ्रीक्वेंसी v2 डेल न्यू, ये भी इक्वेशन निकाला गया। अब ये इक्वेशन हमें डायरेक्ट लेना है तो इसे थोड़ा सा याद रखना है, एक बोल्ट्जमैन और ये उसमें 8 पाई न्यू स्क्वायर डी वी बाई सी क्यूब, ये ऑस्किलेटर पर यूनिट वॉल्यूम ऑस्किलेटर के लिए उन्होंने कैलकुलेशन किया है। अगर ये
एक यूनिट एरिया में इतने ऑस्किलेटर है तो उसकी एनर्जी तो हमने अभी निकाली थी, ये एनर्जी का फार्मूला है, तो एवरेज एनर्जी कितनी हो जाएगी? इतने ऑस्किलेटर हमारे पास है, इसका फार्मूला है, और एक ऑस्किलेटर की एनर्जी कितनी है वो भी हमने निकाली है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये सिंपल इक्वेशन आया। ई जो वैल्यू निकाली थी वही यहाँ पे पुट करना है एवरेज एनर्जी की, और उसके मल्टीपल ऑफ ये पर यूनिट वॉल्यूम ऑस्किलेटर कितना है इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। अब ये हो गया न्यू के फॉर्म में, अब इसे हम लैम्बडा के फॉर्म में लेके जाते हैं। अभी ये जो इक्वेशन हमें मिला एवरेज एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, अब उसके जगह हम फ्रीक्वेंसी की जगह सी बाय लैम्बडा का अगर फार्मूला पुट करें तो ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा एच इंटू यहाँ पे भी सी बाय लैम्बडा, अब ई टू द पावर एच सी बाय लैम्बडा के टी हो जाएगा -1, और यहाँ पे भी 8 पाई, अब वी स्क्वायर के जगह सी बाय लैम्बडा का स्क्वायर, और ये डी वी यानी सी बाय लैम्बडा का स्क्वायर, और ये फिर से सी क्यूब यानी फिर ये सी बाय लैम्बडा का क्यूब। तो इसमें से फिर सी को अगर हम देखें तो ये सी क्यूब, सॉरी सी यानी लैम्बडा का स्क्वायर नहीं, सी क्यूब यानी सी क्यूब ही रहेगा, न्यू नहीं है, सी है। तो हमें दिखता है कि ऊपर में सी क्यूब है ये स्क्वायर, और ये नीचे वाला सी क्यूब यानी 3 यहाँ के कैंसिल हो गए, और ये 3 एक बचा हुआ है। और अगर हम लैम्बडा को अगर हम देखते हैं तो लैम्बडा कितने हो गए, 1 ये 2 4 और ये 1 ये 2 3 और ये 2 5, तो 5 लैम्बडा हो गए। तो हमारा जो नया इक्वेशन बनेगा वो इस तरह से रहेगा, एच 8 पाई एच सी, और उसके बाद नीचे में जो आएगा लैम्बडा टू द पावर 5 इंटू ई टू द पावर एच सी बाय लैम्बडा के टी -1। तो ये जो हमारा फाइनलाइज इक्वेशन आया, ये इक्वेशन ये है प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, और इस इक्वेशन ने जो एक्सपेरिमेंट क्लासिकल मैकेनिक्स सॉल्व नहीं कर पाया वो एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये इक्वेशन ने दिया, इसे कहते हैं प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। तो आपको समझ में आया होगा, नीचे में मैंने यूट्यूब लिंक दी हुई है इसके PDF की, उसे डाउनलोड कर लेना, एक बार यूट्यूब लेक्चर देखना, फिर उस नोट्स से प्रैक्टिस कर लेना, और फिर से ये लेक्चर देखना, पूरा क्लियर हो जाएगा। और 6 स्टेप में ही करना, एक स्टेप पहले कंप्लीट कर लेना, फिर दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, और ऐसे 6 स्टेप में करोगे तो इक्वेशन बहुत ईजी है। सो ऑल द बेस्ट।